सो आई नो दैट आई promised यू 3 वीडियोज़ एंड मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया ये वीडियो वगैरह बनाने में। थोड़ा सा मैं ओवर ऑक्यूपाइड हो गई थी। तो स्पेशली ये वीडियो आपको पहले मैंने बाकी सारी चीज़ें छोड़ के प्री के लिए वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स है 4th ऑफ अक्टूबर को, वो काफ़ी पास आ चुका है। एंड आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसको ये जो आज मैं बात करने वाली हूँ ये पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू हैंडल प्री लाइक अ प्रो। कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली ट्रू इन एवरी सिचुएशन, बट दिस इज़ मोस्टली ट्रू। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन देखते हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि असर्टिव स्टेटमेंट देता है, यानी कि ऑल और नथिंग, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई स्टेटमेंट मेक किया जा रहा है, जैसे कि कीवर्ड्स हैं जो आप पहचान सकते हैं, ऑल, नन, कंप्लीटली, ओनली, ऑलवेज, नेवर, जो भी एक्सट्रीम चीज़ें हैं, you have to pay attention to all of these things. Such statements are usually wrong, but they may not be wrong always, but ये usually wrong होते हैं। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको ऑलवेज का यूज़ होता हुआ दिख रहा है या नेवर का यूज़ होता हुआ दिख रहा है, देन यू शुड पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू इट। यू शुड नॉट जस्ट अज्यूम कि ये यूजुअली रॉन्ग बोला मैम ने तो ये रॉन्ग ही होगा, बट उस पर थोड़ा अटेंशन ज़्यादा दीजिएगा। हो सकता है कि आपका बहुत ईजिली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको बाकी के ऑप्शंस देखने भी ना पड़े। सेकेंडली, सजेस्टिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं, दे आर यूजुअली नॉट रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे स्कोप होता है डिबेट का। और आप सभी को पता है कि यूपीएससी जो है वो डिबेट्स वगैरह और खुद पे क्वेश्चन आए, इन चीज़ों को काफ़ी अवॉइड करता है। तो माइट लीड टू, प्रॉबेबली, स्लाइटली, समटाइम्स, ये टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको कहीं भी दिखें अगर, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दीज आर, देर इज़ अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ दीज बीइंग करेक्ट, दे आर यूजुअली नॉट रॉन्ग। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टेटमेंट सेज कि आरबीआई ने एक्स वाई जेड स्टेप लिया तो इट प्रोबेबली लीड्स टू इन्फ्लेशन, then you just think that probably this question this statement is also right. एक पॉजिटिविटी बायस भी कॉन्सेप्ट है जो कि हमने कई बार क्वेश्चंस में ऑब्जर्व किया है, which means that if in a multiple choice question we are discussing about a government scheme or a government program, और वहाँ पर उस चीज़ को लेके कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान से लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये ठीक होगा। इवन इफ़ यू डोंट नो अबाउट द स्कीम, पर आपको स्कीम के नेम से समझ में आ जाएगा कि वो स्कीम पॉजिटिव है या वो स्कीम किसी चीज़ को रोकने के लिए की जा रही है। तो इफ़ देर इज़ अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन और अ प्रोग्राम और अ स्कीम, देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि उसके बारे में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू होंगे, और उसके बारे में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो वो हाईली लाइकली है कि वो गलत हो। अगर स्वच्छ भारत अभियान का ही एग्जाम्पल हम फिर से लें और इसमें कहीं भी लिखा हो कि इससे लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, जबकि ये पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मैच नहीं कर रहा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी का बायस होता है। अगर कोई अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है जो गवर्नमेंट कर रही है, दैट प्रोबेबली इज़ ट्रू। फोर्थ पॉइंट इज़ डेमोक्रेटिक इंक्लिनेशन। व्हाट डज़ इट मीन? ये सिर्फ इतना बताता है आपको कि अगर आप पॉलिटी के किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर उसमें बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यू शुड चूज द मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑप्शन। हाउ? से फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है, तो उसमें ऑप्शन में प्रेसिडेंट भी था और ये सुप्रीम कोर्ट भी था। नाउ यू टेल मी दैट विच ऑफ दीज इज मोर डेमोक्रेटिक? ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट इज मोर डेमोक्रेटिक। प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड एक पोस्ट है। तो इस सिचुएशन में बहुत से बच्चों को ये लगा कि प्रेसिडेंट जो है वो ही इज़ द कस्टोडियन, तो वही गार्डियन भी होगा। तो काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को चूज़ करिए या उन पे स्पेशली दोबारा सोच लीजिए एक बार जब ऐसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ हाई पोटेंशियल टेक्नोलॉजी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी लोगों ने मेरे से पर्सनली भी पूछा है कि साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें?
ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना है क्वेश्चन में हाई टेक वर्ड्स देख के. डू नॉट पैनिक बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड सीइंग वर्ड्स दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर. ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो ऑप्शंस ऑलमोस्ट सारे सही होंगे. इफ दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इफ दे आर टॉकिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये सारी हाई टेक टेक्नोलॉजी जो है, इनके लिमिटेशंस बहुत कम है. और अगर कोई है भी तो हम आज है, कल हो सकता है वो लिमिटेशन खत्म हो जाए. तो ये एक डिस्प्यूटेबल चीज़ हो जाएगी अगर हम डेफिनेट स्टेटमेंट यहाँ पर दे दें. जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी कि असर्टिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, स्पेशली पोटेंशियल टेक्नोलॉजी, हाई पोटेंशियल टेक्नोलॉजी को लेके, जैसे एआई, स्पेस टेक, बायोटेक. इन सब के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो डू नॉट पैनिक. बस उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप अपने मन से सोचिए कि क्या कभी भी फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है क्या. अगर आपके मन में 5% भी उसका आंसर आ रहा है कि हाँ, तो देर इज़ अ huge chance that this all of the above is correct option when we are talking about high potential technology. But at the same time, अगर उसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो चीख चीख के कह रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत ऑप्शन हूँ, जैसे कहीं पे बायोटेक की बात हो रही है और उसके अंदर बिल्कुल अचानक से कुछ रैंडम चीज़ आ गई, स्पेस टेक घुस गया उसमें, आपको लग सकता है कि हाँ भाई फ्यूचर में हो सकता है, बट वो हाईली अनलाइकली, अगर बहुत ही अटपटा कुछ लग रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है. बट इन जनरल हाई पोटेंशियल टेक्नोलॉजी जो होती है, मोस्ट लाइकली ऑल ऑप्शंस आर ट्रू. ठीक है. बात करते हैं नो न्यू इन्वेंशंस आइडिया के बारे में. जो जो एक डेरिवेटिव थिंकिंग होती है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हम दिमाग लगा देते हैं. यानी कि जो हमें ऑप्शन ए, एक असर्शन रीजन टाइप का जैसे क्वेश्चन होता है, मोस्टली इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. जब हम ए लीड्स टू बी लीड्स टू सी सोचने लगते हैं कि अच्छा ये स्टेटमेंट लिखा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ऐसे होके ऐसे हो जाए और ये सी आंसर आ जाएगा. बट ऐसा नहीं सोचना है आपको, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डेरिवेटिव थिंकिंग नहीं करनी है अननेसेसरली. अगर आपको श्योर शॉट देखने में फर्स्ट साइड पे ही कोई ऑप्शन सही लग रहा है, डायरेक्टली ए लीड्स टू सी, असर्शन लीड्स टू कंक्लूजन सीधा, तो वो मोस्ट लाइकली है कि वो चीज़ सही होगी. बट अगर आप उसको ज़बरदस्ती जस्टिफाई कर रहे हैं अपने माइंड में, तो हो सकता है कि वो आपका ऑप्शन गलत हो जाए. तो ऐसे पॉइंट पे आप गेस वर्क मत करके लॉजिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इमोशनल मत होइएगा क्वेश्चंस को लेकर. अच्छा, अभी ये सारे पॉइंटर्स तो हम अपने माइंड में रखेंगे. अदर देन दैट, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशन? लगे हाथ तुक्के लगा देने चाहिए या फटाफट से ओमार शीट फिल कर देनी चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकता है आते हो. तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहली बात तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए. कई बार होता है क्वेश्चन में करेक्ट या इनकरेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा, हम उस पर ध्यान नहीं देते और एक आधा क्वेश्चन ऐसे खराब हो जाता है. ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट ट्रू, यूजुअली ये बोल्ड में लिखा होता है. अगर नॉट ट्रू है तो नॉट बोल्ड में लिखा होगा, इनकरेक्ट है तो पूरा इनकरेक्ट ही बोल्ड में लिखा होगा. तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, सीधा ऑप्शंस नहीं देखने हैं. When you look at the MCQ, you also look at the question, single line question which is asked before they present you the options. अच्छा, सेकेंड थिंग इज डू नॉट स्टार्ट मार्किंग योर OMR शीट इमीडिएटली. कभी कभी पेपर में ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी शीट में बाद में हैं, जिसको देख के आपको कुछ ऐसा क्लिक कर गया कि आप पहले कुछ गलत कर रहे थे और बाद में वो चीज़ आप करेक्ट कर सकते हैं. तो इमीडिएटली OMR शीट को मार्क तुरंत नहीं करना है. एटलीस्ट 1 आवर यू सॉल्व द पेपर और फिर आप घड़ी देख के 10 मिनट्स का टाइम लो और उस जितना भी पेपर आप 1 आवर में सॉल्व कर पाए वो मार्क इट. देन अगेन यू टेक हाफ एन आवर, जितना भी पेपर आप हाफ एन आवर में सॉल्व कर पाए हो, 5 मिनट का टाइम लो, मार्क इट. डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, मार्क द क्वेश्चन, एक साथ नहीं करना है ये चीज़. थर्ड थिंग इज डू नॉट पैनिक ऑन फर्स्ट साइड ऑफ द क्वेश्चन. अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये तो टॉपिक मैंने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कभी भी, तब भी आप उससे पैनिक मत करिए, उसे स्किप मत करिए. आप उसे मार्क कर सकते हैं कि आई विल कम बैक टू इट, रिविजिट करूँगा बाद में या रिविजिट करूँगी, बट डू नॉट पैनिक विद इट. एकदम उसे छोड़ मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है और उसमें सिर्फ एक ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है और बाकी के सारे खुद एलिमिनेट हो जाते हैं. तो प्लीज़ डू नॉट पैनिक ऑन फर्स्ट साइड ऑफ द क्वेश्चन. ट्राई टू एलिमिनेट एटलीस्ट वन ऑप्शन.
और फाइनल बात कि लगे हाथ गेस वर्क मत करना। सीधा पेपर देख रहे हो और गेस वर्क करते जा रहे हो और मार्क करते जा रहे हैं, ये मत करना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी important examination. Do not take it lightly. Have a system of approaching the paper. Now what about the system? System क्या है? ये मेरा सिस्टम है, आप अपना खुद भी डेवलप कर सकते हैं. दिस इज़ वॉट आई यूज्ड. मैंने 4 सिंबल बनाए अपने, जो मैं टेस्ट सीरीज से स्टार्ट कर रखा था मैंने. तो ये 4 सिंबल किस चीज़ों के हैं? आई मार्क्ड स्टार एज दोज क्वेश्चन जो मैं 100% श्योर हूँ कि इसका आंसर यही है. उन क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर देती थी अपने पेपर में OMR शीट फिल करने से पहले. एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर द थिंग्स दैट आई एम सपोज टू रिविजिट. हो सकता है अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, बाद में मेरे को क्लिक कर जाए, उनको मैं एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट कर देती थी. फिर जो मुझे स्किप करने थे, जिसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी क्लू नहीं है, क्वेश्चन मार्क. और अगर मैंने किसी में एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, देन आई यूज टू पुट अ हैश. इससे क्या होता है, जब आप फटाफट सारे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बिना मार्क किए, हो सकता है 1 घंटे में आपके 60-70 क्वेश्चंस को आप देख चुके होंगे. आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल श्योर शॉट हो कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप थोड़े से एफर्ट से थोड़ा और लॉजिक लगा के सॉल्व कर पाएंगे. तो एक फेयर आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपका पेपर इनफैक्ट जा कैसा रहा है. तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए. जो हमने अभी यहाँ पर बात करी कि एक सिस्टम होना चाहिए पेपर अप्रोच करने का, ये सिस्टम हमें फ़ायदा कैसे करेगा जब हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करते हैं. मोस्ट सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स जिनसे मेरी भी बात हुई है, दे हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन इन द रेंज ऑफ 80 to 95 क्वेश्चन, क्योंकि एरर मार्जिन बहुत हाई होता है. जब हम कोई चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन किसी के सही हो जाए, ऐसा नहीं होता है. चाहे आप कितना भी पढ़ लेंगे, देयर विल स्टिल बी समथिंग दैट यू मिस और समथिंग दैट यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट. तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी. एरर मार्जिन इज़ वेरी हाई, सो वी हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू मेक अप द बैलेंस ऑफ द मार्क्स, जो हमें 100% श्योर हैं. हो सकता है वैसे क्वेश्चन हमसे सिर्फ 40 सॉल्व हो पा रहे हो, 80 मार्क्स पे तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि जब आप वो 40 क्वेश्चन सही करेंगे, हो सकता है आप 20 क्वेश्चन गलत भी कर दो. ऐसी सिचुएशन में आप नेगेटिव मार्किंग से काफ़ी नीचे आ जाएंगे कट ऑफ के, और आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे. देन व्हाट शुड यू डू? पहली बात तो आपको पिछले साल के कट ऑफ देखने चाहिए. यू शुड गो बैक, पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड सी द कट ऑफ विच हैज़ बिन पब्लिश्ड बाय द यूपीएससी. वो यूपीएससी की साइट पे जाइए और देखिए कि पिछले 3 साल का, 4 साल का क्या कट ऑफ जा रहा है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग. फिर आप उससे समझ जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस एब्सोल्युटली करेक्ट चाहिए. मेरे केस में आई थॉट अबाउट 120 एज द सेफेस्ट मार्क दैट आई कैन हैव. तो मुझे 60 क्वेश्चन ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग मिलाकर भी परफेक्टली सही चाहिए थे. तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरा एरर मार्जिन बहुत ही कम है, 10% है, अगर मैं 100% श्योर हूँ 50 क्वेश्चंस को लेके, जो कि होता नहीं है, तो एरर मार्जिन से अगर 10% एरर मार्जिन लेते हैं, फर्स्ट सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, तो अगर हम 6 क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं, हमारे 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ओवरऑल, और नेगेटिव मार्किंग मिला के हमारे मार्क्स बन रहे हैं 86. ऐसी सिचुएशन में मेरे जैसे कैंडिडेट जिसको 120 मार्क्स तक जाना है, उसको बहुत ही हेविली गेस वर्क करना पड़ेगा क्वेश्चंस में. यहाँ पे हमारा ये पुराना सिस्टम हमें हेल्प करेगा, जब हम क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे कि हमें ये स्किप ही करना है, यहाँ पे हम गेस नहीं कर सकते, कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो जहाँ पे आप लॉजिक कोई भी नहीं लगा सकते, तो मैं वैसे क्वेश्चंस को स्किप कर देती हूँ. लेकिन जो हैश वाले क्वेश्चन हैं, जहाँ पे मैंने एटलीस्ट 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए और मैं 2 चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़ हूँ, वैसे सिचुएशन में मैं गेस करूँगी. अब अगर मैं 100% श्योरिटी से 60 क्वेश्चन सही करती हूँ, एरर मार्जिन नेक्स्ट -6 हो गया, फिर भी मेरे टोटल मार्क्स जो है वो 104 ही हो रहे हैं. पर यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा गेस वर्क नहीं करना है, मेरे को कंट्रोल करना है अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना मार्क करने लग जाऊँ. आई विल हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ दैट आई शुडंट गेस बियॉन्ड 4 और 5 क्वेश्चंस, आई शुडंट गेस बियॉन्ड 8 क्वेश्चंस. तो इस चीज़ में माई सिस्टम विल हेल्प मी, जो हम पेपर सॉल्व करने का सिस्टम बना रहे हैं. सिमिलरली आई थॉट अबाउट 120, तो एटलीस्ट मेरे को 75 क्वेश्चंस मार्क करने पड़ेंगे अगर मैं 10% एरर की बात करती हूँ. जहाँ मैं 10-12% एरर की बात करती हूँ, तो 9 क्वेश्चन अगर मैं गलत कर रही हूँ,
एटलीस्ट मुझे 75 क्वेश्चन मार्क करने पड़ेंगे ताकि मेरा 126 के अराउंड कट ऑफ आए। तो इस सिचुएशन में अगर मेरा एरर मार्जिन बहुत हाई है, मेरी एक्यूरेसी बहुत लो है, इफ़ आई हैव एक्यूरेसी अराउंड 70-75%, देन अगेन आई एम गोइंग टू नॉट मेक इट। तो यहाँ तो हमने कुछ 10-12% लिया है। तो आप खुद अपने आप को एनालाइज़ करिए कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रीडिंग्स की स्पीड क्या है, आप कितने क्वेश्चन डेफ़िनेटली राइट करते हो, कितने क्वेश्चंस आपने गेस वर्क से राइट किए। इसके लिए you will have to build a system which suits your way of answering questions, and then you have to decide कि how many questions you are going to attempt and how is negative marking going to affect you। तो ये एक थोड़ा सा अपना एनालिसिस कर लीजिए आप लोग आधे घंटे का टाइम निकाल कर। अब फाइनली हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो बार 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 रिपीट करता है यूपीएससी। ये आपको पता कैसे चलेंगे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 5 साल के लगा लीजिए, एनसीईआरटीज़ को पढ़ लीजिए एक बार, और अगर अभी तो आपके पास खैर टाइम भी नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिविजिट करता है यूपीएससी किसी न किसी रूप में। एक तो हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे आरबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, इन सब के बारे में जो भी लक्ष्मीकांत से पढ़ना है वहाँ से पढ़ लीजिए, जिस भी सोर्स से पढ़ना है एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। फिर आती है सेकंड नंबर पे हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कोई भी रीसेंट लॉज, एनी रीसेंट आर्टिकल्स विच वर इन द न्यूज़, एनी कॉन्सेप्ट्स, इवन जैसे कि आप वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्सेप्ट है, वो न्यूज़ में नहीं आ रहा कहीं भी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो भी सेंट्रल पीएसयूज न्यूज़ में है, एयर इंडिया हो गया या एलआईसी हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए इसे। सिमिलरली प्लेसेस इन न्यूज़, इवेंट्स इन न्यूज़, इनोवेशंस इन न्यूज़, पीपल, इनोवेशन से मेरा मतलब है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे अगर क्वेश्चन आया, या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे क्वेश्चन आया, तो वो इसलिए नहीं आया कि ये बहुत ही हाईटेक क्वेश्चन है और लोग इसमें गूगली खा जाएंगे। ये इसलिए आया कि ये न्यूज़ में है, ये नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने वाला है या जो भी होने वाला है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं, जो भी इनोवेशंस इन न्यूज़ हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। जैसे इस समय वैक्सीन्स की बात करें हम, तो वैक्सीन्स कितने टाइप की होती हैं, वैक्सीन की अलग अलग जनरेशन क्या होती है, वगैरह वगैरह, थोड़ा इनोवेशंस के बारे में पढ़ लीजिए। सिमिलरली पीपल इन न्यूज़, हो सकता है पीपल का नाम आपको डायरेक्टली ना पूछे, बट कोई इंडियन हो जिसने, जैसे अभी हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं जो, वो नॉमिनेट हुए हैं डब्ल्यूएचओ को हेड करने के लिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। तो आप डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में पढ़ लीजिए, उन डब्ल्यूएचओ के फाउंडिंग मेंबर्स कौन हैं, क्या होता है, थोड़ा सा उसको जो भी न्यूज़ में है थोड़ा सा उसे देख लीजिए। सिमिलरली मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंटरनेशनल मीटिंग्स, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, ट्रीटीज़, अगर कुछ भी हैं, नॉट नॉट जस्ट इंक्लूडिंग इंडिया, एनी एनी कंट्री, कोई भी 2 कंट्रीज़, अगर चाइना और यूएसए कोई इकोनॉमिक ट्रेड की बात भी कर रहा है, तो देन ऑल्सो यू शुड हैव सम आइडिया। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लीजिए। अदर देन दैट यू शुड ऑल्सो पे अटेंशन ऑन एनिमल्स दैट हैव बीन इन न्यूज़, नेशनल पार्क्स जो न्यूज़ में हों, नेचुरल डिज़ास्टर्स, जैसे इस साल काफ़ी फ्लड के इंसिडेंट्स हुए और साइक्लोनिक डिस्ट्रक्शन हुआ उड़ीसा में, असम में, वेस्ट बंगाल में, तो वो सब पढ़ लीजिए आप। पॉल्यूशन हालाँकि बहुत लो हो गया है कोरोना के टाइम पे, बट फिर भी पॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कौन-कौन सी नदियों में अभी कितना पॉल्यूशन था और कैसे ठीक हो गया, क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके अलावा कोई भी कमिटी रिपोर्ट, इंडेक्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, किसी भी इसके एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आपके 10 से 15 क्वेश्चंस का फ़र्क ला देंगे आपकी प्रिपरेशन में। जो वो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हैं, जो कि आप 100% श्योर हो सकते हो जिनके बारे में, those 10-15 questions you can get from here very easily. So that was all about most important topics that I feel that you should definitely go through if you want to qualify. और कुछ कोरोना स्पेशल टिप्स खास इस साल के बच्चों के लिए, तो इसके लिए तो मैं ये बोलूँगी कि सिमुलेट, एनालाइज एंड अडॉप्ट। मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, शील्ड लगाइए और मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पे वी कैन नॉट फाइट एवरीथिंग। Sometimes we have to understand why something is important and we have to accept it as it is. And then when you have accepted it,
only then you can move on and you can recover, or you can adopt and you can be creative and find a solution. तो इस स्पेशल एक जो आप लोगों के साथ अभी प्रॉब्लम होने वाली है, उसके लिए आप लोग मेक श्योर कि यू प्रैक्टिस विद अ मास्क ऑन, विद अ शील्ड ऑन, विद ग्लव्स इन योर हैंड्स। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अभी के अभी ठीक कर लेंगे, जो अगर आप अभी ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एग्ज़ाम में जाके आपके साथ वो इशू क्रिएट होता है, देन यू विल हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। मेरा इंटरव्यू कोरोना टाइम में ही हुआ था, और शील्ड लगाने के बाद जब मैंने बोलना शुरू किया, वो पूरी शील्ड फॉग आउट हो गई और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मैं बोल रही हूँ, मेरा फेस दिख भी रहा है इंटरव्यूअर्स को या नहीं। तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है इंसान का। अगर इस तरह से आपने सैनिटाइज़र लगाया और आपकी इंक ही फैल गई ओएमआर शीट पे, तो आप भी काफ़ी घबरा जाओगे। तो एक बार कम से कम 2 टेस्ट दे दीजिए, एक सीसैट, एक जीएस एटलीस्ट, जो कि आप फुल्ली प्रिपेयर होके कर लीजिए। 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़ डू नॉट पैनिक, बी कॉन्फिडेंट, बी प्रिपेयर्ड, एंड आई होप यू गाइस सक्सीड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।